भारत की सियासत में एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा गर्म हो गया है। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने अचानक जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी। ये वही बीजेपी है जो सालों से इस मुद्दे को टालती रही और इसे देश को बांटने वाला बताती रही। अब 2025 में नरेंद्र मोदी सरकार ने गजब का यू टर्न लिया है। सवाल ये है, क्या ये सामाजिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम है या फिर 2024 के लोकसभा चुनावों में मिली चोट का जवाब? क्या ये मंडल कमीशन की सियासत का नया दौर यानी मंडल 2.0 है? इंडिया टुडे मैगजीन में छपी अनिलेश महाजन की खास रिपोर्ट के जरिए समझेंगे इस फैसले के पीछे की कहानी, इसके सियासी मायने और आने वाले वक्त में इसका असर। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। भारत की सियासत में जाति हमेशा से एक नाजुक लेकिन ताकतवर मुद्दा रही है। सालों तक बीजेपी ने जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में रखा। साल 2021 में केंद्र सरकार ने संसद और सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कह दिया था कि वह ऐसी जनगणना नहीं कराएगी। सरकार का तर्क था कि हजारों उपजातियों की गिनती करना मुश्किल है और ये कदम देश की एकता को खतरे में डाल सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को 4 बड़े समूहों गरीब, युवा, महिला और किसान में बांटकर देखने की बात कही, न कि जातियों में। साल 2023 में रोहिणी आयोग ने ओबीसी के उपवर्गीकरण पर अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन बीजेपी ने उस पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया। अगर एक पर्टिकुलर सेक्ट या समाज के वो रिप्रेजेंटेशन करते रहेंगे तो उनका जो फ्यूचर है वो उसका ज्योग्राफिकली दायरा भी सीमित है, डेमोग्राफिकली भी सीमित है और इसको लॉन्जिविटी में भी वो देख रहे हैं कि वो लंबा नहीं चल सकता। इसीलिए सभी जो समाज के वर्ग हैं उनको अपने साथ लेने की कोशिश है, पर वो कोशिश जो है वो लार्जर हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अंदर भी ओबीसी समाज में भी और दलित समाज में भी हिंदू प्राइड को जगाया जा रहा है। उस प्राइड को एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के द्वारा आरएसएस और बीजेपी जो है एग्जीक्यूट कर रही है। बीजेपी के इस यू टर्न के पीछे कई सियासी और सामाजिक दबाव हैं। सबसे बड़ा कारण है विपक्ष की आक्रामक रणनीति। साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस, सपा और आरजेडी ने जातिगत गैर बराबरी को फिर से जोर शोर से उठाया। विपक्ष का नारा था, अगर ओबीसी और वंचित समुदाय बहुसंख्यक हैं तो शिक्षा और नौकरियों में उनका हिस्सा इतना कम क्यों? बिहार में 2023 में हुए जाति सर्वेक्षण ने साग में घी डालने का काम किया। सर्वेक्षण में पता चला कि बिहार की 63% आबादी ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से है। अगर इसमें एससी और एसटी को जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा 84% तक पहुंचता है। इसने विपक्ष के दावे को और पुख्ता किया कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद इन समुदायों का प्रतिनिधित्व कम है। कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी जाति सर्वेक्षण की मांग तेज हुई। 2018 में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने दिखाया कि 55% मतदाता अपनी जाति के नेता को ही पसंद करते हैं। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए अब बीजेपी का ये यू टर्न मंडल 2.0 की सियासत का हिस्सा माना जा रहा है। तो अभी जो कवायद है वो ये कवायद है कि भाजपा को हिंदुत्व और हिंदू की पार्टी ना समझा जाए, बल्कि सभी हिंदुओं की पार्टी समझा जाए। इसी लीग पर जो है काम किया जा रहा था और जो जाति गणना का जो इन्होंने भारतीय सरकार ने जो इसको स्टार्ट किया है उसको भी हमें उसी ही लाइन में देखना चाहिए, जहाँ पे जो ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है कि एक लार्जर एम्बिट में जो रिजर्वेशन है उसको देखा जाए और जो छोटी जातियां हैं ओबीसी में भी और दलित समाज में भी उनकी जनगणना हो और उनको भी रिजर्वेशन और जो बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या स्टेट गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट मिले। बीजेपी प्रवक्ता अब दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने ओबीसी के लिए कई बड़े कदम उठाए। मिसाल के तौर पर नीट और एनईटी में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करना, 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना और आजाद भारत में सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद और मंत्री बनाना। आरएसएस, जो बीजेपी का वैचारिक आधार भी है, ने इस बदलाव में अहम रोल निभाया। अगस्त 2021 में दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के दौरान आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले ने जाति जनगणना की जरूरत का समर्थन करते हुए कहा कि इससे पिछड़ों में अति पिछड़ों तक लाभ पहुंचाया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। सामाजिक सद्भाव के लिए व्यवस्थित सुधार की जरूरत है।
आप आज़ादी के सिर्फ 78 साल में सदियों की वंचना को दूर नहीं कर सकते। जाति सर्वेक्षण से हमें समाज की सही संरचना को समझने और बेहतर नीति बनाने में मदद मिलेगी। जाति जनगणना का समर्थन न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि क्षेत्रीय सियासत में भी बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। एनडीए के कई सहयोगी दल खास जाति समूहों के समर्थन पर टिके हुए हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में अपना दल का आधार कुर्मी ओबीसी में है, निषाद पार्टी का मछुआरा समुदाय में और राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कुछ ओबीसी वर्गों में। इन दलों ने जाति जनगणना का स्वागत किया है क्योंकि ये उनकी जाति आधारित सियासत को बल देता है। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और महाराष्ट्र में अजित पवार की एनसीपी जैसे सहयोगी भी लंबे समय से इसकी मांग करते रहे हैं। बिहार में 2023 का जाति सर्वेक्षण इसका सबूत है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जाति जनगणना का सबसे ज्यादा असर होगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। उसकी सीटें 62 से घटकर 36 रह गई, जबकि सपा कांग्रेस गठजोड़ ने 43 सीटें जीती। सपा और कांग्रेस ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए के नारे के तहत मंडल 2.2 की सियासत को भुनाया। चुनाव बाद के आंकड़ों से पता चला कि बीजेपी का ओबीसी आधार कमजोर हुआ। कुर्मी कोयरी समुदायों में एनडीए का समर्थन 19% तक और गैर यादव ओबीसी में 13% तक घटा। अगड़े ओबीसी समर्थन में भी 4% तक की गिरावट आई। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और जाति जनगणना का फैसला बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस हथियार के जरिए बीजेपी महाराष्ट्र में भी रिजर्वेशन के मुद्दे को कुछ शांत कर सकती है। इससे मिले आंकड़ों से वास्तविक पिछड़ेपन का आकलन करके बीजेपी शायद मराठा और मौजूदा ओबीसी धड़ों दोनों पक्षों को ही संतुष्ट कर सकती है। जाति जनगणना का एक और पहलू पसमानदा मुसलमानों से जुड़ा है। एक्टिविस्ट फयाज अहमद फैजी जैसे लोग मांग करते हैं कि जनगणना में मुस्लिम ओबीसी, एससी और एसटी को शामिल किया जाए। कई राज्यों ने मुस्लिम ओबीसी को अपनी आरक्षण सूची में शामिल किया है, लेकिन केंद्र की सूची में ये दायरा सीमित है। वर्षों से मुसलमानों के साथ वोट बैंक जैसा बर्ताव किया गया। उनके भीतर गैर बराबरी को अनदेखा किया गया। इससे पसमानदा मुसलमानों और औरतों को खामियाजा भुगतना पड़ा। पारदर्शी आंकड़ों से इस फर्क को मिटाने में मदद मिलेगी। ये बयान दिखाता है कि बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को अपने नैरेटिव में शामिल करने की कोशिश कर रही है। इस फैसले के साथ कई जोखिम भी जुड़े हैं। बीजेपी का पारंपरिक समर्थन आधार सवर्ण जातियां और शहरी मध्यम वर्ग इस कदम से नाराज हो सकता है। जाति जनगणना से उनकी चिंता बढ़ सकती है कि आरक्षण की सीमा बढ़ने से नौकरियों और शिक्षा में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। कुछ आलोचकों का कहना है कि जाति जनगणना से भानुमति का पिटारा खुल सकता है। इससे न सिर्फ बीजेपी बल्कि सवर्ण जातियां भी आरक्षण की मांग उठा सकती हैं। कर्नाटक का जाति सर्वेक्षण इसका उदाहरण है, जहां लिंगायतों और वोकल गांव के दबदबे को उजागर करने के बाद कुरुबा समुदाय ने ज्यादा कोटे की मांग कर दी थी। जाति जनगणना के बाद का रास्ता आसान नहीं होगा। अगर आंकड़ों के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की मांग उठी तो बीजेपी को सवर्ण और ओबीसी दोनों को संतुलित करना होगा। रोहिणी आयोग की सिफारिशों का इस्तेमाल करके पार्टी अति पिछड़ों को ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। राजनीति विज्ञानी आशुतोष कुमार कहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी नहीं कहलाना चाहती, वो हर हिंदू की पार्टी बनना चाहती है। ये बयान बीजेपी की नई रणनीति को रेखांकित करता है। अब क्या बीजेपी का ये कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा बदलाव ला सकता है या फिर ये सियासी अवसरवाद का नया नमूना बन जाएगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।